नमस्कार। जैसा कि हर महान व्यक्ति या साम्राज्य के साथ होता है, देश के कई समाज उन पर अपना दावा जताते हैं। वैसे ही गुप्त साम्राज्य को लेकर भी विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कोई उन्हें जाट, तो कोई उन्हें शूद्र, तो कोई वैश्य, तो कोई क्षत्रिय मानते हैं। स्वाभाविक ही यह आत्मगौरव बढ़ाता है, इसलिए इसे अन्यथा भी नहीं लेना चाहिए। हर महान व्यक्ति पूरे देश का होता है, यह मानकर ही क्रांति दूत पर हम प्रत्येक गौरवपूर्ण आख्यान का बखान करते हैं। विवादों को एक किनारे रखकर आइए हम उस प्रख्यात गुप्त साम्राज्य का वर्णन करें, जिसे इतिहासकारों ने 3 भागों में विभक्त किया है: आदिकाल, उत्कर्ष काल और अवनति काल। आदिकाल में प्रथम राजा हुए श्री गुप्त, जिनके सम्मान में ही शेष राजाओं ने अपने नाम के आगे गुप्त लगाया और जिनके नाम पर ही इसे गुप्त साम्राज्य कहा गया। इस काल के दूसरे 2 राजा हैं घटोत्कच और चंद्रगुप्त प्रथम। घटोत्कच के समय का सोने का सिक्का आज भी रूस के लेनिनग्राड स्थित अजायब घर में रखा हुआ है। चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी के साथ क्या हुआ, मानो इस वंश का भाग्य सूर्य ही उदय हो गया। इतिहास लेखक विंसेंट स्मिथ का मत है कि उस समय तक मगध पर लिच्छवियों का अधिकार रहा होगा, जो उन्होंने कुमार देवी के विवाह में चंद्रगुप्त को भेंट कर दिया। यह भी संभव है कि तब तक ये वंश सामंत रहा हो, क्योंकि गुप्त और घटोत्कच दोनों के नाम के साथ महाराज का ही विशेषण मिलता है, जबकि चंद्रगुप्त प्रथम के साथ महाराजा धीराज का। यह लिच्छवी वंश वही था जिसका प्रजातांत्रिक राज्य भगवान बुद्ध के काल में वैशाली और आज के मुजफ्फरपुर बिहार में स्थित था। जैन धर्म के प्रवर्तक भगवान श्री महावीर से भी इस कुल का संबंध माना जाता है, तो स्वाभाविक ही इस कुल की राजकुमारी से विवाह ने गुप्त वंश की प्रतिष्ठा और शक्ति बढ़ा दी। यह अलग बात है कि बाद के राजाओं ने अपने बाहुबल और प्रतिभा से इतिहास में गौरव प्राप्त किया। चंद्रगुप्त प्रथम के समय इस वंश का शासन प्रयाग से पाटलिपुत्र तक था, किंतु ईसा से 4थे शतक आते आते गुप्त वंश की प्रभुता सारे भारत में जम गई। मौर्य वंश के लगभग 550 वर्ष बाद संपूर्ण भारत पर एक छत्र राज्य करने वाले गुप्तवंशी सम्राट हुए। उत्कर्ष काल के 4 महान राजाओं को इतिहास सम्राट के रूप में वर्णित करता है। वे हैं सम्राट समुद्रगुप्त, सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय, उपाख्य विक्रमादित्य, सम्राट कुमारगुप्त प्रथम और सम्राट स्कंदगुप्त। तो आइए इन 4 सम्राटों में से सबसे पहले समुद्रगुप्त के कार्यकाल पर नजर डालें। ईसा पूर्व के मौर्य, श्रृंग, कुषाण साम्राज्यों के ह्रास के बाद 275 ईस्वी सन से गुप्त साम्राज्य का अभ्युदय माना जाता है। मगध के इस प्रतापी हिंदू राजवंश की ज्योति से समूचा भारत जगमगा उठा था। छोटे छोटे राज्यों में बटा भारत एक बार फिर एक छत्र के नीचे आया। इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाई सम्राट समुद्रगुप्त ने। अपने जीवन काल में ही पिता चंद्रगुप्त ने बड़े पुत्र के स्थान पर अपने छोटे किंतु सुयोग्य पुत्र समुद्रगुप्त को उत्तराधिकारी नियुक्त किया। यह उनके शौर्य, पराक्रम और योग्यता को देखते हुए ही किया गया था। पिता का आकलन ठीक ही निकला। समुद्रगुप्त ने मगध की टिमटिमाती दीप शिखा को प्रचंड ज्वाला में रूपांतरित कर दिया। संस्कृत के तत्कालीन महाकवि हरिशैन ने उनकी दिग्विजय यात्रा का सविस्तार वर्णन किया, जो प्रयाग के किले में स्थित प्रस्तर स्तंभ पर गद्य और पद्य दोनों में उत्कीर्ण है।
यूं तो वह स्तंभ मूलतः सम्राट अशोक का है, किंतु संभवतः बाद में उसी पर समुद्रगुप्त की प्रशस्ति भी अंकित करवाई गई। उक्त आलेख के अनुसार समुद्रगुप्त ने सैकड़ों युद्धों में विजय प्राप्त की। उनका शरीर शस्त्रों से लगे हुए सैकड़ों घावों से शोभायमान था। भारत की तत्कालीन सभी शक्तियों ने उनके आधिपत्य को स्वीकार कर लिया था। राजाओं के राज्य छीनना समुद्रगुप्त की नीति नहीं थी। उनकी तो एक ही अभिलाषा थी कि देश के सभी राजा एक छत्र के नीचे रहें, उनके शासन को स्वीकार करें। उनका प्रखर प्रताप केवल उत्तर भारत में ही नहीं तो दक्षिण में लंका तक छा गया था। बंगाल, आसाम, नेपाल, कुमाऊं, गढ़वाल के नरेश भी उन्हें कर देने लगे थे। पूर्व में ब्रह्मपुत्र से पश्चिम में चंबल तक, तो उत्तर में हिमालय से दक्षिण में नर्मदा तक समुद्रगुप्त का साम्राज्य विस्तीर्ण था। श्रीलंका के राजा मेघवर्ण से उनके मैत्री संबंध थे। बहुधा रणविजयी राजा स्वभाव से क्रूर हो जाते हैं, किंतु समुद्रगुप्त के साथ ऐसा नहीं था। महान योद्धा होने के साथ साथ वे दानवीर, दयालु, मृदु हृदय और दीन दुखियों के सहायक भी थे। वे शस्त्र और शास्त्र दोनों में पारंगत थे। उनके राजदरबार में अनेक विद्वान शोभा पाते थे। वे स्वयं भी एक महान कवि व संगीत रसिक थे। वीणा बजाते हुए उनका चित्र उनके सिक्कों पर मिलता है तथा हरिशरण ने तो उनकी प्रशस्ति करते हुए वीणा वादन में देवर्षि नारद व गंधर्व तुम्बरु के तुल्य ही लिख दिया था उन्हें। आइए कल्पना के पंखों पर सवार होकर हम भी समुद्रगुप्त के राज दरबार में चलते हैं और तत्कालीन समाज की शक्ति व समुद्रगुप्त की गुणी जनों के सम्मुख विनयशीलता को प्रदर्शित करते एक प्रसंग का अवलोकन करते हैं। सम्राट समुद्रगुप्त के दरबार में उपस्थित सभी लोग मंत्रमुग्ध होकर नर्तकी मंजरी की नृत्य कला का अवलोकन कर रहे थे। जैसे ही नृत्य समाप्त हुआ तो मानो सब स्वर्ग से पृथ्वी पर वापस आ गए। करतल ध्वनि से सभागृह गूंज उठा। महाराज ने स्वयं उठकर अपने गले से मोतियों की माला उतारकर पुरस्कार स्वरूप मंजरी को समर्पित कर दी। मंजरी ने आज पहली बार ही दरबार के रत्नों में सम्मिलित होने का आमंत्रण स्वीकार करते हुए अपनी कला का प्रदर्शन किया था। सम्राट का उत्सुक स्वर गूंजा, मंजरी, तुम भारतीय नृत्य कला की सजीव प्रतिमा हो और मुझे गर्व है कि आज अपनी राज्यसभा के रत्न के रूप में मैं तुम्हारा सम्मान कर रहा हूं। काश इस समय इस नृत्य के साथ आचार्य शशांक का गायन भी हो रहा होता तो सोने में कैसा सुहागा होता, कैसा विलक्षण दृश्य होता। वह हमने उन्हें आमंत्रित करने स्वयं अमात्य चंद्रसेन को भेजा है, वे भी आते ही होंगे। सचमुच तभी चंद्रसेन आ भी गए, किंतु अकेले। उनके साथ आचार्य शशांक नहीं आए थे। सम्राट ने पूछा, क्या हुआ, आचार्य नहीं आए? हताश स्वर में अमात्य बोले, जी उन्होंने आमंत्रण स्वीकार करने से इनकार कर दिया। आश्चर्य से सम्राट ने कहा, हमने तो उन्हें सादर अपने दरबार का रत्न घोषित करते हुए आमंत्रित किया था, फिर उन्होंने इनकार क्यों कर दिया? चंद्रसेन बोले, आचार्य का कहना है कि यह राजाज्ञा मेरा सम्मान नहीं है। अपने जीवन में सम्राट की राज्यसभा का रत्न बनने से बढ़कर दूसरा अपमान शशांक नहीं मानता। कला की साधना मेरी तपस्या है, इसका प्रदर्शन किसी के मनोविनोद के लिए नहीं किया जा सकता। सम्राट की राज्यसभा तक मेरी कला पहुंचे, इसके स्थान पर अगर सम्मान करना है तो राज्यसभा को यहां मेरे आश्रम में आना चाहिए। आशा है सम्राट इस पद को अस्वीकार करने की मेरी धृष्टता को क्षमा करेंगे। मैंने उनसे यह भी कहा
कि इस प्रकार राजाज्ञा को ठुकराकर आप शासन व्यवस्था का अपमान और अनादर कर रहे हैं। यह विद्रोह है, मुझे आपको बंदी बनाना होगा। वे आए हैं, लेकिन बंदी के रूप में, अभी दरबार के बाहर ही हैं। सम्राट की आज्ञा से आचार्य शशांक को दरबार में लाया गया और एक बार फिर उन्होंने वही सब कहा जो अमात्य पहले ही बता चुके थे। हैरत से सम्राट ने पूछा, आचार्य, आपको प्राण दंड दिया जा सकता है, आपको भय नहीं लगता? हंसकर शशांक बोले, सम्राट, मृत्यु से भयभीत होना तो जीवन देने वाले परमपिता परमेश्वर का अपमान करना है। तो सम्राट ने व्यवस्था दी, तो ठीक है, कल सूर्योदय के समय आपको पर्वत की चोटी से हाथ पैर बांधकर नीचे नदी में फेंक दिया जाएगा। अगले दिन का सूर्योदय हुआ। विस्मित सम्राट उस स्थान पर पहुंचे जहां आचार्य को बंदी बनाकर रखा गया था। दूर कहीं कोयल कूक रही थी, पुरवाई अंगड़ाई ले रही थी, तो आसमान में अरुणिमा की छटा बिखर रही थी और इसके साथ ही बंदी गृह की दीवारों को पार कर वातावरण में गूंज रहा था वह अलौकिक संगीत जो आचार्य के कंठ से फूट रहा था। सम्राट आत्मविस्मृत, मूक, निश्चेष्ट खड़े न जाने क्या सोच रहे थे। तभी बंदी गृह का लौह द्वार खुला और दो सशस्त्र प्रहरियों के साथ गैरिक वस्त्र पहने आचार्य शशांक निर्भय मुद्रा में बाहर आए। सम्राट ने आगे बढ़कर हठात उन्हें आलिंगन कर लिया और रुंधे कंठ से कहा, आचार्य, यह आपकी स्वर साधना थी या अमृत वर्षा? अमात्य आचार्य को ससम्मान उनके आश्रम में पहुंचा दिया जाए और अगर आचार्य अनुमति दें तो आज सायंकाल का राज दरबार आश्रम के प्रांगण में ही लगे। नहीं, राज दरबार नहीं, संगीत सभा हो वहां, जिसमें सभी नागरिकों को भी आमंत्रित किया जाए। तो यह है उस युग का एक चित्र। कितने निर्भीक और निस्वार्थ कलाकार। ऐसी प्रजा का राजा तो गुणों की खान होगा ही। स्वाभाविक ही ऐसी प्रजा पर राज करने वाले राजा को तो इनसे कहीं बेहतर होना ही होता रहा होगा। तो यह है वह चित्र तत्कालीन समाज का बंधुओं। देखते रहिए आपका अपना क्रांति दूत। यह कथा का पहला अंक है। इसके आगे अभी और भी अंक आएंगे। नमस्कार।